बच्चों, इन दिस सेशन वी विल बी कवरिंग इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग स्टैंडर्ड इन अ वेरी क्विक मैनर। बेटा, इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर सबसे पहली चीज बेटा जो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो डील किसके साथ करके चलते हैं। बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होते हैं बेटा चार एस्पेक्ट के साथ आपके डील करके चलते हैं। पहला उसके अंदर आता है रिकॉग्निशन, ठीक है, ऑफ द इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शन। दूसरा इसके अंदर आता है मेजर करना उन ट्रांजेक्शन और इवेंट्स को। तीसरा क्या है, प्रेजेंटेशन। और चौथा क्या आता है कि डिस्क्लोजर जो है इन ट्रांजेक्शन और इवेंट्स का, ताकि जो भी पब्लिक या स्टेक होल्डर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको इन्फॉर्मेशन जो चाहिए अपना डिसीजन लेने के लिए वो ले सके। बेटा, फिर इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करके चलें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बेटा कुछ एक बेनिफिट्स हैं। क्या क्या बेनिफिट्स हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेटा बेनिफिट्स के अंदर सबसे पहला बेनिफिट होता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। क्या कहता है बेटा ये पॉइंट? बेसिकली जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो रिड्यूस कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं टू अ सर्टेन एक्सटेंट, जहां पर भी कंफ्यूजिंग वेरिएशंस थी, ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अंदर। स्टैंडर्ड जो है, पॉलिसीज जो है, उनका इंटेंशन क्या रही है कि एक कंसेंसस पे पहुंचना, कि जहां पर भी डिफरेंट आइडेंटिफाइड एरियाज हैं उनके लिए हमें एक कंसेंसस पे पहुंचे कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बेटा ये होगा। जैसे इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के लिए हो गया, कैपिटलाइजेशन के लिए हो गया, ठीक है। अब बेटा ये पॉसिबल नहीं है कि एक सिंगल सेट ऑफ पॉलिसीज जो है किसी एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग एरिया के लिए बताई जाए, क्योंकि वो कंप्लाई करना उनको स्टैंडर्ड्स को वो फिजिबल नहीं हो पाएगा। तो एक को अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करके चलनी है। जो भी आप अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करके चल रहे हो आपको वो डिस्क्लोज करके चलनी होगी एज पर AS1। देन अगला क्या आता है, रिक्वायरमेंट फॉर द एडिशनल डिस्क्लोजर। बेटा कुछ एक एरियाज ऐसे हैं जहां पर इंफॉर्मेशन जो है वो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं रहती, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन के लिए कह देते हैं। आप अगर हर एक स्टैंडर्ड देखेंगे उसकी कुछ ना कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रहती है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बता दिया जाता है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज करके चलनी है, जिससे जो यूजर्स होते हैं, जो रीडर्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, उनको समझ में आता है कि क्या ट्रीटमेंट करा गया है। देन कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहेंगे। एक तो बेटा अकाउंटिंग डाटा की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, इंप्रूवमेंट होती है स्टैंडर्डाइजेशन के चलते। तो आप क्या कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो इंट्रा एंटरप्राइज भी और इंटर एंटरप्राइज भी। वो कंपैरिजन जो है वो पॉसिबल हो जाता है, कंपैरिजन बड़ा इफेक्टिव हो जाता है। आप देख सकते हो कि एक एंटरप्राइज की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है। और जो इंटर एंटरप्राइज कंपैरिजन होता है उसके अंदर आप ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो कंपैरिजन आप करके चल सकते हो, ठीक है बच्चे। फिर इसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो आ जाता है स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसीजर। अब स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसीजर की बेटा अगर हम बात करके चलें तो स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसीजर जो है वो क्या है? बेटा जो आपका ICAI है वो आपका अकाउंटिंग बॉडी है हमारी कंट्री के अंदर, आप जानते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बेटा एक कॉन्स्टिट्यूट करा गया था। ICAI ने क्या करा है, स्टेप्स लिए कि स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसीजर के लिए उन्होंने बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, इनिशिएटिव लिया, कहते हैं कि हम जी स्टैंडर्ड सेट करेंगे। तो पांच बेटा आपके टोटल 8 स्टेप्स हैं स्टैंडर्ड सेटिंग के लिए। सबसे पहले स्टेप क्या आता है? सबसे पहले स्टेप जो है वो है आइडेंटिफाई करा जाता है एरियाज, ब्रॉड एरियाज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने आइडेंटिफाई करे कि जिनके लिए हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर्म करने की जरूरत है। उसका बेटा स्टडी ग्रुप बनाए गए और स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स जो है वो कंसीडर करे गए, जो ड्राफ्ट उन्होंने प्रिपेयर करे। ये ड्राफ्ट के अंदर बेसिकली होता क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है, डेफिनेशन क्या है, जो भी स्टैंडर्ड के अंदर टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है। देन बेटा इसके अंदर जो है आपके रिकॉग्निशन और अकाउंटिंग प्रिंसिपल आ जाते हैं जहां जो भी एप्लीकेबल है, ठीक है। देन उसके बाद बेटा ये जो ड्राफ्ट है वो प्रिपेयर करा जाता है। तो जो ड्राफ्ट प्रिपेयर करा जाता है बेटा इसको क्या करा जाता है, सर्कुलेट करा जाता है। इसको सर्कुलेट किसको करा जाता है? जो ICAI के आपके काउंसिल मेंबर्स हैं या जो भी आउटसाइड बॉडीज हैं, जिसके अंदर आपका MC आ गया, सेबी आ गया, CAG आ गया, CBDT आ गया, ठीक है, या फिर स्कोप आ गया, इनको क्या करा जाता है, कमेंट्स के लिए भेज दिया जाता है। बेटा इसके बाद जो भी स्पेसिफाइड आउटसाइड बॉडीज रहती हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव के साथ बेटा मीटिंग रहती है, उनके व्यूज लिए जाते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ द व्यूज होते हैं डिफरेंट अकाउंटिंग बॉडीज के। देन उसके बाद बेटा ये जो आपका एक्सपोजर ड्राफ्ट है उसको क्या करा जाता है, फाइनलाइज करा जाता है और इशू करा जाता है पब्लिक कमेंट्स के लिए। फिर उसके बाद जो कमेंट्स आपके इस एक्सपोजर ड्राफ्ट के ऊपर आते हैं उसको कंसीडर करने के बाद बेटा इसको फाइनल करा जाता है बाय द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चे क्या करा जाता है, मॉडिफाई करा जाता है। जो भी फाइनल ड्राफ्ट रहता है उसको अगर मॉडिफिकेशन की कुछ जरूरत है तो उसको मॉडिफाई करा जाता है इन कंसल्टेशन विद द ASB। अगर लगता है जो ICAI की काउंसिल है वो मॉडिफाई करके चलेगी। फिर लास्ट में क्या होता है बेटा, आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो इशू कर दिए जाते हैं, ठीक है। जो भी आपका नॉन कॉर्पोरेट्स रहते हैं बेटा उसके लिए ICAI इशू कर देता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और जो आपके कॉर्पोरेट एंटिटीज रहते हैं बेटा उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो MC इशू करके चलता है इन कंसल्टेशन विद नेफ्रा। तो बेटा 8 स्टेप्स हैं, ये 8 स्टेप बेटा आपको ऑर्डर में याद होनी चाहिए। देयर कैन बी MCQ ऑन दिस थिंग, जिसके अंदर वो आपको क्या कहेगा, ऑर्डर दे देगा और आपको कहेगा कि आपको अरेंज करना है, मतलब शफल करके दे देगा कि करेक्ट ऑर्डर कौन सा है। तो एक बार अगर हम 8 स्टेप्स देखें, सबसे पहला क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एरिया, देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टडी ग्रुप, देन प्रिपरेशन ऑफ द ड्राफ्ट एंड इट सर्कुलेशन, फिर उसका द स्टेटमेंट ऑफ द व्यूज ऑफ द डिफरेंट बॉडीज, देन फाइनलाइजेशन ऑफ एक्सपोजर ड्राफ्ट, देन कमेंट्स ऑन द एक्सपोजर ड्राफ्ट, देन मॉडिफिकेशन है, और लास्ट में आपके पास आता है इशू ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अच्छा बच्चों, अब इसको बेटा अगली चीज जो हमारे पास आ जाती है वो क्या है, सुनेंगे बड़े ध्यान से।
अगली चीज हमारे पास आ जाती है कि कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है सर। तो बेटा देखो, इंस्टीट्यूट ने 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करे हैं, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 वो विड्रॉ कर लिए गए थे कॉन्सिक्वेंटली। आपका डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग जो है वो अकाउंटिंग 6 होता था, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 होता था रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। तो 6 को मर्ज करा गया था, जब रिवाइज करा गया था प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वाला स्टैंडर्ड AS10, और 8 को जो है विड्रॉ कर लिया गया था AS26 के टाइम, इंटेंजिबल एसेट्स के टाइम पे। तो आज की डेट में बेटा आपके टोटल जो है वो 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। ठीक है जी। चलिए बेटा, फिर इसके बाद नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट अगर हम बात करके चलें, तो बेटा नेक्स्ट जो आपके पास रेलेवेंट चीज इसके अंदर आ जाती है, वो क्या आ जाती है कि व्हाट इज द नीड फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कन्वर्जेंस की जो है वो जरूरत क्या है। तो अगर हम उसके अंदर हम बात करके चले बेटा, आपका नीड फॉर कन्वर्जेंस के अंदर सबसे पहला आता है कि देखो बेटा, आपको पता है ग्लोबल सिनेरियो जो है आज के टाइम में, MNCs आर देयर है ना। तो अब फंड रेजिंग भी हम ग्लोबली कर सकते हैं। तो अगर आपको फंड रेज करके चलना है इंटरनेशनल मार्केट से, तो हर एक कंट्री के देखो बेटा अपने सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस होंगे कि अकाउंटिंग कैसे होनी चाहिए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे होनी चाहिए। तो अगर आप किसी ऐसी कंट्री से फंड रेज करना चाहते हो विच इज अदर देन योर कंट्री, तो वहां के रूल्स और रेगुलेशन आपको अप्लाई करने पड़ेंगे, उस हिसाब से आपको अपनी फाइनेंशियल जो है वो बनाकर चलनी पड़ेगी। ठीक है, जो आपकी कंट्री ऑफ ओरिजिन है उससे वो डिफरेंट हो सकती है। तो ये जो ट्रांसलेशन होगा, या आप कह रही है कि दोबारा से रीस्टेट करके चल रहे हैं, ठीक है, वो रिक्वायर्ड होता है। तो अगर हम कन्वर्जेंस हो जाती है टुवर्ड्स द ग्लोबल स्टैंडर्ड, तो कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऊपर। ठीक है, अगर आपके जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप फॉलो करके चल रहे हो दैट आर इन पार विद द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। देन उसके बाद कंपेरेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बेटा अगर हम बात करके चलें, जितने आपके इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, एनालिस्ट होते हैं, वो कंपेयर करके चलेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो बेस्ड है सिमिलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर। तो इस वजह से भी बेटा जो जरूरत है इंटरनेशनली सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की क्रॉस बॉर्डर फीलिंग्स के लिए वो बढ़ी है। देन बेटा इससे इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनका कॉन्फिडेंस भी क्या है, वो बढ़ता है, और अपना डिसीजन ले सकते हैं, असेस कर सकते हैं रिस्क। देन अगला आता है यूनिफॉर्मिटी, कंपेरेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। कहेंगे एक जरूरत महसूस हुई कि आपको यूनिफॉर्मिटी लानी पड़ेगी, रैशनलाइजेशन, कंपेरेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, कि मल्टीपल टाइप ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो अराउंड द वर्ल्ड है। कहेंगे अगर अकाउंटिंग जो है वो सेम इवेंट्स के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए अगर डिफरेंट रिजल्ट्स देकर चल रही है, तो रिलायबिलिटी क्या होगी, वो कम होगी यूजर्स की नजर में। तो कहेंगे उससे कंफ्यूजन क्रिएट होगा, एरर होने के चांसेस होंगे, फ्रॉड हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक ही इलाज निकल के आया, वो कहते हैं कि हमें एक सिंगल सेट ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड जो है वो होनी चाहिए। ठीक है। देन बेटा आपका क्या आ जाएगा, अगर आपके ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं, तो बेटा एक तो क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ मनी रहेगा, देन ग्लोबल लिस्टिंग में भी हेल्प करता है, और कंपेरेबिलिटी भी होता है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की फिर हम बात करके चलें बेटा, देखो जो कन्वर्जेंस है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसे फ्री फ्लो हुआ है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स का। इसे कैपिटल मार्केट जो स्टेक होल्डर्स है उनको भी बेनिफिट मिला है। इन्वेस्टर्स की भी एबिलिटी बढ़ी है कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं ग्लोबल लेवल बेसिस के ऊपर। जो रिस्क ऑफ एरर है वो भी क्या हुआ है, जजमेंट का वो रिड्यूस हुआ है। अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग जो है ग्लोबल ऑपरेशंस के लिए वो एलिमिनेट हुई है कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको बार बार रीइंस्टेट नहीं करनी पड़ेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो बेटा ये आपके क्या आ जाते हैं, पॉइंट्स आपके आ जाते हैं। फिर जो कंपनीज जो है बेटा लिस्ट करना चाहती हैं, दोनों ग्लोबली भी और डोमेस्टिक भी, उनके लिए भी बड़ा क्या है, कन्वीनियंट है ये चीज। ठीक है, देन बेटा आपका अगला क्या आ जाता है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की अगर हम बात करके चले बेटा, तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के अंदर आप लोगों को जो पढ़ के चलना है, दैट इज कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अच्छा बेटा यहाँ पर एक चीज बस ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है, आपको इसमें डेप्थ में जाने की एक्चुअली में जरूरत है नहीं, इसके अंदर बस आप इतना ध्यान रख लेंगे दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। बेसिकली बेटा था क्या, देयर यूज्ड टू बी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी। ठीक है, वो क्या इशू करती थी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब इसके बाद क्या हुआ कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी को रिस्ट्रक्चर करा गया, और क्या फॉर्म कर दिया गया, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो स्टैंडर्ड इशू करती है बेटा, उसको क्या बोलते हैं हम, IFRS। बस इतना ध्यान में रखना कि जो IAS है वो कौन इशू कर रहा था, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। और जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है वो क्या इशू करके चलता है, IFRS इशू करके चलता है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखेंगे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट बेटा। देन बेटा अगला क्या जाता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड एज द ग्लोबल स्टैंडर्ड। तो बेटा इसके अंदर क्या आ जाता है, कहेंगे जो टर्म इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है उसके अंदर क्या क्या आ जाएगा। एक तो जो IFRS बेटा आपका इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इशू करके चलता है। देन बेटा देयर आर सर्टेन इंटरप्रिटेशन, ठीक है, जो कि आपकी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर है, विच आर इशूड बाय द IFRS इंटरप्रिटेशन कमिटी। देन देयर आर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विच आर इशूड बाय द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी। देन इंटरप्रिटेशंस हैं बेटा जो इशू करी हुई है स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमिटी ने।
तो बेटा दीज आर द थिंग्स जो आपको थोड़ा सा आईएफआरएस के अंदर क्या क्या आ जाता है, ये चार चीजें आ जाती हैं। चलो, अब आईएफआरएस को बेटा अडॉप्ट करने का क्या प्रोसेस था? बेटा आईएफआरएस कंप्लाइंट कैसे हो सकती है कोई कंट्री? बेटा आईएफआरएस को कह रहे हैं कंप्लाइंट करने के लिए किसी भी कंट्री को दो तरीके हो सकते हैं, एक है अडॉप्शन प्रोसेस, एक है कन्वर्जन प्रोसेस। टेक्निक वन क्या थी? अडॉप्शन। अडॉप्शन का मतलब क्या होता है कि आप एज इट इज क्या कर लेंगे, एक टाइम टेबल बना लेंगे, स्पेसिफिक टाइम टेबल, कि आपको कब कब आईएफआरएस इंप्लीमेंट होंगे। जैसे मान लीजिए कोई कंट्री है, उसने कहा कि 1 अप्रैल 2020 ऑनवर्ड्स कि ये वाली जो एंटिटीज हैं इनको आईएफआरएस लगाने हैं, मतलब फेस्ड मैनर के अंदर वो क्या कर देंगे, इंप्लीमेंट कर देते हैं एज इट इज आईएफआरएस विदाउट एनी चेंज। और कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है कि कंट्री जो है वो अपने स्टैंडर्ड्स खुद बनाएगी। जैसे इंडिया, इंडिया क्या कर रहा है बेटा, खुद से अपने स्टैंडर्ड बना के चल रहा है, तो उन्होंने क्या बनाए हैं, इंडेस बनाए हैं। ठीक है, तो बेसिकली इन स्टैंडर्ड्स को इस चीज को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है कि दे आर अलाइंग विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, दे आर इन अलाइंग विद द डिफरेंट विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, लेकिन अडॉप्ट करते हुए कि जो हमारी कंट्री की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, हमारी कंट्री का जो एनवायरमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए, जैसे हमारी कंट्री में बिजनेस होता है, ट्रांजेक्शन रहती हैं, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए, अलाइन करते हुए, इन पार विद द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है बेटा, स्टैंडर्ड जो है वो बनाए जाते हैं। तो इंडिया तो अगर आप देखोगे दे आर वेरी सिमिलर टू द आईएफआरएस, लेकिन बेटा उसके अंदर क्या है कि कुछ कार्व आउट्स हैं ताकि वो इंडियन एनवायरमेंट में सूट कर सके। अब कन्वर्जेंस जो होता है आईएफआरएस के अंदर बेटा, उसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं। क्या क्या है? एक तो बेटा देखो, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। देन इंटर यूनिट, इंटर फर्म या इंटर इंडस्ट्री कंपैरिजन इंप्रूव होता है। ग्रुप कंसोलिडेशन जो है वो इजी हो जाती है अगर सारी कंपनी सेम स्टैंडर्ड फॉलो करके चल रही है, इरिस्पेक्टिव वो लोकेटेड कहां पर है। और उसके अलावा बेटा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक्सेसिबिलिटी है बाय द स्टॉक एक्सचेंज अलोंग द ग्लोब, वो भी क्या होती है, एक्सेप्ट करके चलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टॉक एक्सचेंज भी। तो लिस्टिंग भी लिए क्या रहता है, कन्वीनियंट रहता है, इजी रहता है। देन अगला बेटा जो पॉइंट आ जाता है वो आता है वाटर कार्विन एंड कार्व। अब कार्विन और कार्व की बेटा अगर हम बात करके चले, तो बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो आपकी थी, उसने आईसीआई के साथ कंसल्ट करके ये डिसाइड किया कि भी हम जो है कन्वर्ज करके चलेंगे, ना कि हम अडॉप्ट करके चलेंगे आईएफआरएस को। तो ये जो डिसीजन था कन्वर्जेंस का, वो लिया गया था। तो उसके बाद क्या किया गया, डिस्कशन करी गई बेटा बहुत सारे स्टेक होल्डर्स का, तब ये डिसीजन लिया गया था। इंडियस फॉर्म करे गए। ठीक है, अब इंडियस का मतलब क्या है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब यहां पर बेटा देखो दो चीजें आती हैं, एक आता है काविन और एक आता है कार्व आउट। अब डेफिनेटली अगर हमें वो इंडिया में इंप्लीमेंट करना था, देयर वर सर्टेन चेंजेस टू बी मेड। जैसे सबसे पहली चीज आता है टर्मिनोलॉजी आपकी डिफरेंट है। अब टर्मिनोलॉजी डिफरेंट की बात करके चलें तो हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, लेकिन हम बाहर क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इसी तरीके से बेटा बैलेंस शीट की जगह क्या आ जाता है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है बाहर, लेकिन हम क्या वर्ड यूज करते हैं, बैलेंस शीट। तो कुछ टर्मिनोलॉजी डिफरेंसेस बेटा लाए गए। देन उसके बाद जहां पर आपके बेटा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस के अंदर कुछ एक ऑप्शंस थे, तो कंसिस्टेंसी रखने के लिए क्या करा गया, आईएफआरएस और इंडेस को, तो कंसिस्टेंसी रखने के लिए कुछ एक ऑप्शंस को क्या करा गया, रिमूव करा गया, कुछ एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस को रिमूव करा गया। ठीक है, देन बेटा उसके बाद आपका डिफरेंस था इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर। तो हमें कंट्री के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए कुछ क्या करेंगे, डिफरेंसेस जो थे उसको ध्यान में रखते हुए चेंजेस करेंगे। ये डिफरेंस क्यों करेगा, क्योंकि डिफरेंट इकोनॉमिक कंडीशंस है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो ये जो डेविएशंस है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस की, बस इन्हीं को क्या बोला गया, कार्व आउट्स कह देते हैं। और उसके अलावा बेटा अगर कोई गाइडेंस गिवन है इंडेस के अंदर जो कि ओवर एंड अबव है, जो आईएफआरएस के अंदर है, उसको क्या हम बोलते हैं बेटा, कार्व आउट्स बोलते हैं। ठीक है, तो कार्व इन और कार्व आउट्स उम्मीद करता हूं सबको क्लियर है। देन बेटा इसके बाद हमारे पास क्या चीज आ जाती थी कि कन्वर्जेंस टू आईएफआरएस इन इंडिया। अब कन्वर्जेंस टू आईएफआरएस इन इंडिया की अगर हम बात करके चलें, तो आईसीआई ने क्या करा, कन्वर्जेंस करी आईएफआरएस में, ना कि अडॉप्शन। बस उसी चीज को बेटा थोड़ा सा इन्होंने और बताया हुआ है। ठीक है, एप्लीकेशन जो है आईएफआरएस की क्या है इंडिया के अंदर, उसके लीगल कंडीशंस को और बाकी कंडीशंस को ध्यान में रखी गई। डेविएशन करी गई है कॉरेस्पॉन्डिंग आईएफआरएस से अगर रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा क्या था, डिसीजन यहाँ पे क्या लिया गया कि हमारे पास दो सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चलेंगे, एक इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो इंडिया में बेटा हमारे पास दो तरीके के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चलते हैं। ठीक है जी, अब अगला आ जाता है कि इंडियस है क्या चीज। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आई वुड से नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट स्टिल अगर हमने थोड़ा सा यहाँ पर अगर मुझे आपको एक चीज बतानी हो इसके अंदर वो काम की, तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेटा आईएफआरएस कन्वर्स स्टैंडर्ड्स हैं, जो कि आपके सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू करे हैं। किसके सुपरविजन और कंट्रोल के अंदर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के ऑफ आईसीआई और नेफ्रा के कंसल्टेशन के साथ। नेफ्रा जो है वो स्टैंडर्ड एमसीए को रिकमेंड करके चलता है, और एमसीए जो है कंपनीज के लिए स्टैंडर्ड लगा देता है।
बेटा जो इंडियस की अगर आप नंबरिंग देखोगे ना, वो बिल्कुल सेम है जो आईएएस की नंबरिंग है। लेकिन अगर आप आईएफआरएस से कंपेयर करके चलोगे तो 100 ऐड करा गया। मींस इफ से देयर वाज एन आईएफआरएस 1, तो इंडियस वो कितना होगा, 101 होगा। ठीक है। अब बेटा इंडिया के अंदर जो है वो फेस मैनर में जो है वो इंडियस की इंप्लीमेंटेशन रही है। ठीक है, वो अभी भी इन प्रोग्रेस है, चल रहा है वो प्रोसेस। इंडियस के बेटा फिर आपको नाम जो है वो दिए गए हैं, डेफिनेटली इस टाइम आपको वो चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। देन रोड मैप आपको दिया गया है कि इंप्लीमेंटेशन इंडियस का कैसे होगा। इसके अंदर आपको बताया गया है कि कौन सी कंपनी के लिए कब से इंडियस जो है वो एप्लीकेबल रहेंगे। तो वो कहता है कि जो आपकी कंपनीज हैं अदर देन बैंकिंग, एनबीएफसी एंड इंश्योरेंस कंपनीज, तो उनके लिए फेज मैनर में लाया गया था बेटा 1 अप्रैल 2015 से। उनको कहा गया था वॉलंटरी बेसिस के ऊपर आप लगा सकते हो। ठीक है, 1 अप्रैल 2016 से बेटा मैंडेटरी कर दिया गया था ऐसी कंपनीज के लिए जो कि लिस्टेड है, इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, चाहे इंडिया में आउटसाइड इंडिया, जिनकी नेटवर्थ जो है वो 500 करोड़ या उससे ज्यादा है। फिर पेरेंट सब्सिडरी और एसोसिएट भी इसके अंदर बेटा क्या कर दी गई, कवर कर दी गई। फिर बेटा उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है फेज 2 के अंदर 1 अप्रैल 2017 से मैंडेटरी बेसिस के ऊपर कहा गया कि जितनी भी कंपनीज हैं जो कि लिस्टेड है या कि इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, जिसकी जो फेज 1 के अंदर जिन्होंने कवर नहीं हुई थी, उनको बेटा यहां पर कवर करा गया। ठीक है जी। फिर अनलिस्टेड कंपनीज जिनकी नेटवर्थ जो है बेटा 250 करोड़ से या उससे ज्यादा है लेकिन 500 करोड़ तक है, और पेरेंट सब्सिडरी कवर करी गई, तो बेटा उन कंपनीज को यहाँ पर क्या करा गया है, कवर करा गया है। बेटा सिमिलर मैनर में एनबीएफसी के लिए भी इन्होंने रोड मैप जो है वो निकाला। तो बेटा दिस वाज योर चैप्टर नंबर 1 मेन। अगर बात करके चलो बेटा, तो आपको काम इन काम आउट्स, बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किन किन कंसेप्ट के साथ डील करके चलते हैं। ठीक है, और कन्वर्जेंस, नीड फॉर कन्वर्जेंस और स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसीजर। ये चीजें अगर आप एक बार गो थ्रू करके चल लेंगे, सुन लेंगे, दैट विल बी बेटर। ठीक है, एक बार रीड कर लीजिएगा।